आज का जो वीडियो है ये हम लोग 2024 का जो AIPT हो चुका है उसके बाद अभी सेंट्रल काउंसलिंग शुरू होगा उसके रिलेटेड हम लोग बना रहे हैं ये वीडियो, जिसमें हम लोग फ़ीस रिलेटेड FAQ देखने वाले हैं, यानी कितने फ़ीस आपको भरना पड़ेगा सेंट्रल काउंसलिंग के लिए। तो उसमें आपको अगर ये ब्रोशर में भी देखना होगा तो कहाँ पे है, तो ये सब आपको मिलेगा पेज नंबर 57 पे मिलेगा। उस ब्रोशर में जो हमने ग्रुप पे भी शेयर किया है 57 नंबर पेज पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग शॉर्ट में सब देते हैं कि क्या क्या इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हु इज़ द फाइनेंशियल कस्टडियन, यानी फाइनेंशियल कस्टडियन कौन है आपके इस पूरे प्रोसेस का। तो इसमें याद रहे कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी NCISM है। तो ये एक्चुअली ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जितना भी आपका प्रोसेस होगा इस सेंट्रल काउंसलिंग में, इसमें समझो जो भी आपको फ़ीस भरना होगा, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है या फिर सिक्योरिटी फ़ी है, ये सब फीस किसके पास जाने वाला है, तो NCISM के पास जाने वाला है, याद रखिए। क्योंकि ये पॉइंट आगे भी मैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं आगे बोलूँगा कि NCISM क्यों हम इस वीडियो में क्यों हाईलाइट कर रहे हैं। क्योंकि इस जितने भी रजिस्ट्रेशन फ़ी हो या फिर सिक्योरिटी फ़ी हो, ये किसके पास जाने वाला है, तो NCISM के पास जाने वाला है, बाकी किसी इंस्टीट्यूट के पास नहीं है, याद रखिए। यानी हु इज़ द फाइनेंशियल कस्टडियन, तो NCISM है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट एक बेसिक पॉइंट आता है कि ये जितना भी सेंट्रल काउंसलिंग का राउंड है, ये मैं आपको इसी में बोल देता हूँ कि जो सेंट्रल काउंसलिंग का राउंड है किसके लिए होने वाला है, यानी कौन कौन से सीट्स इसमें कवर करेंगे। तो याद रखिए कि इसमें 4 सीट्स हैं। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं जो ऑल इंडिया कोटा से आते हैं, हर एक स्टेट से है। फिर उसके बाद आता है कि ऑल इंडिया कोटा से आने वाले गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के सीट्स हैं। 2 तो समझ गए आपकी, गवर्नमेंट है और एडेड कॉलेज के हैं। इसके बाद आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, लाइक समझो BHU होगा या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा, इनमें जो सीट्स हैं वो भी इसी में आएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट्स होगा, जैसे समझो अय्या होगा या फिर समझो NI जयपुर होगा, तो ये भी सभी इसी में आने वाला। और इसके साथ डीम यूनिवर्सिटी याद रखिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारतीय विद्यापीठ का है या फिर DY पाटिल का है, फिर दत्ता मेगा इंस्टीट्यूट्स है, ये सब जो डीम यूनिवर्सिटी है, फिर बाकी भी राज्यों में जो होंगे तो सब डीम यूनिवर्सिटी इससे में कवर होंगे। यानी 4 पॉइंट याद रखिए। ये जो भी सेंट्रल काउंसलिंग का राउंड चलने वाला किसके लिए होगा, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज का ऑल इंडिया कोटा, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की बात हो नहीं रही है, आप याद रखें, ऑल इंडिया कोटा से ये सभी सीट्स हैं। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड डीम यूनिवर्सिटी लाइक भारतीय विद्यापीठ एंड DY पाटिल, इन सभी के लिए सब ये चलने वाला है, याद रखिए। इसके बाद आता है कि यानी ये सब आप समझ गए कि कौन से सीट इसके लिए यानी इस राउंड में कवर होंगे। फिर कौन से सीट नहीं कवर होंगे, याद रखिए। तो प्राइवेट के जो सीट्स है, प्राइवेट कॉलेज की जो सीट्स हैं वो इस राउंड में कवर होने वाले नहीं है, वो आपको स्टेट राउंड में मिलेंगे। यानी आपको महाराष्ट्र में कोई समझो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तो महाराष्ट्र का स्टेट काउंसलिंग करना पड़ेगा, गुजरात का हो तो गुजरात का स्टेट काउंसलिंग करना पड़ेगा। यानी हर जगह का, हर स्टेट का आपको प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन करना होगा तो आपको उसी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग फ़ी स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे है। तो फ़ी स्ट्रक्चर याद है कि इसमें कैसे दिया है कि फ़ी स्ट्रक्चर जो है ये कैटेगरी वाइज की यानी अकॉर्डिंग है। फ़ी स्ट्रक्चर उन्होंने 2 प्रकार से रखा है कि 2 काइंड ऑफ फीस आपको पे करना है। 2 प्रकार कौन से, आपको हमेशा ये पता रहता है कि एक तो रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है जो नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको वापस नहीं मिलने वाला है, ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है, सबके लिए पे करना मस्ट है। दूसरा होता है कि रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी, ये भी पे करना मस्ट है, लेकिन ये आपको रिफंड मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज उसमें भी कंडीशंस है कि आपने पहले ही राउंड में एग्जिट कर दिया तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अगर सेकेंड राउंड से अगर आप एग्जिट करते हो, सीट लेके भी एग्जिट करते हो, तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलने वाले, याद रखिए। सिक्योरिटी मनी के जो रूल्स है वो बाद में देखेंगे कहाँ पे मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन ये रिफंडेबल है, लेकिन कोई कंडीशंस है उसमें कि वो रिफंड कब होगा, कैसे होगा, वह सब कुछ। तो 2 प्रकार के फ़ीस आपको भरने हैं, एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, पहला वाला है, और दूसरा रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी है। तो दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए, एक रजिस्ट्रेशन फ़ी उसको बोलते हैं, दूसरे को सिक्योरिटी मनी बोलते हैं। एक नॉन रिफंडेबल है, दूसरा रिफंडेबल है। दूसरा फिर अभी ये जो कैंडिडेट्स जो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं उनको कैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखा है उन्होंने। तो समझो ये पहला पॉइंट है कि अनरिजर्व जो है या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आता है, OBC नॉन क्रिमिलियर है, तो उनके लिए 2000 है, यानी ये इन सभी कैटेगरी के लिए। फिर याद रहे कि SC होगा, ST होगा, या फिर PWBD यानी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी 40% जिनका डिसेबिलिटी है उनको फिर 1000 ही है। ये रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात चल रही है, देखिए। और बाकी कैटेगरीज़ यानी जो डीम यूनिवर्सिटी में, याद रखिए सभी कैटेगरीज़, यानी आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपको समझो भारतीय विद्यापीठ में लेना होगा, DY पाटिल में, ऐसे यूनिवर्सिटी में लेना होगा, तो आप सभी के लिए 5000 ही है। वो आप SC में हो, ST में हो या फिर EWS में हो, सभी में आपको 5000 ही भरना है। ये रजिस्ट्रेशन फ़ी याद रखिए।
फिर आता है रिफंडेबल फ़ी। रिफंडेबल फ़ी जो है, अगर आप समझो गवर्नमेंट के सेक्शन में जाते हो, जैसे गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा है, या फिर गवर्नमेंट एडेड है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, इन सभी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए 20,000 ही है, 20,000 है। और डी यूनिवर्सिटी में सभी कैटेगरी के लिए 50,000 है। पिछले साल और इसमें क्या फ़र्क है, पिछले साल ये जो नंबर था ये 10,000 था, अब इस साल उन्होंने 20,000 कर दिया है। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा, कि पिछले साल 10,000 था, अभी 20,000 है, 10,000 का उन्होंने फ़र्क किया है। इसके बाद फिर उन्होंने एक शॉर्ट में रखा है, क्या ये सब ठीक है, आपको समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है, या फिर रिफंडेबल जो सिक्योरिटी मनी क्या है। इसके बाद उन्होंने एक रखा है कि 3 सेंटेंस में पूरा कवर कर दिया है कि कितना फ़ीस आपको पे करना होगा। तो कितना फ़ीस पे करना है, तो समझो अगर आपको डी यूनिवर्सिटी के लिए करना होगा तो आपको 55,000 करना है। 55,000 में करना होगा तो क्या है, उसमें 5,000 नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी है एंड 50,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी। इन शॉर्ट, जिनको डी में जाना है उनको ये नंबर याद रखना है कि 55,000, ठीक है। उसके बाद अगर समझो आप ओपन में हो, EWS में हो, OBC में हो, नॉन क्रिमिलियर में हो, आपको गवर्नमेंट सेक्शन में जाना है, जो गवर्नमेंट एडेड या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट, इनमें जाना है, तो आपका है 22,000। 22,000 में फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि 2,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी है और 20,000 उसका रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी। इन शॉर्ट आपको याद रखिए कि अगर कोई कैंडिडेट ओपन से आता है, EWS से आता है, OBC से आता है, तो उसके लिए फ़ीस है 22,000, अगर उसको गवर्नमेंट सेक्शन के लिए जाना है, सेंट्रल काउंसलिंग के लिए। फिर इसके बाद अगर समझो कोई कैंडिडेट SC से आता है, ST से आता है, PWBD से आता है, तो उसके लिए अगर समझो गवर्नमेंट सेक्शन में जाना होगा, ये सभी वही एडेड, गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट, उनके लिए करना होगा, तो 21,000 है, 21,000 है। उसमें वही सेम पॉइंट है, 1,000 नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी, 20,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी। तो याद रखिए 3 पॉइंट उन्होंने रखे यहाँ पे। अगर आपको डी यूनिवर्सिटी में जाना है 55,000, आप अगर समझो ओपन में हो, EWS में हो, OBC में हो, आपको 22,000 है, और आप SC ST PWD हो, गवर्नमेंट में जाना होगा तो 21,000 आपको भरना पड़ेगा ऐसा। इसके बाद में जो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी कैंडिडेट को अगर दोनों करना है, समझो इफ अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर बोथ, यानी उसको गवर्नमेंट का सेक्शन भी करना है और डी यूनिवर्सिटी भी करना है, तो उसको क्या दोनों फीस भरना पड़ेगा, यानी 55,000 भी भरना है या 22,000 भी भरना है क्या, तो ऐसा नहीं याद रखिए। उसमें याद रखिए कि 55,000 वाला वो जो हायर फीस है 55,000, वही उन्होंने रखा कि हायर फीस से के साथ आप जा सकते हो, यानी 55,000 भर दिया तो आपका दोनों आप काउंसलिंग कर सकते हो। तो याद रखिए दोनों अगर काउंसलिंग आपको करना होगा तो 55,000 भरने हैं, ठीक है। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी कैंडिडेट का समझो, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग डी यूनिवर्सिटी का मोस्ट ऑफ द टाइम यानी सोचते नहीं शुरू में, फिर समझो बाद में ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा माइंड चेंज हो जाता है और फिर हम लोग डी यूनिवर्सिटी के बारे में भी सोचने लगते हैं। तो उन्होंने ये पॉइंट क्लियर किया है कि अगर समझो कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जिसने गवर्नमेंट कोटा के लिए कर दिया है, समझो काउंसलिंग, उसका फीस भी भर दिया है, और उसको लेटर डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन डी यूनिवर्सिटी, यानी उसने फिर बाद में डिसाइड किया कि डी यूनिवर्सिटी का भी मुझे करना है, लेकिन उसने ऑलरेडी पैसे भर चुका है, वो 22,000 होगा या फिर जो 21,000 है वो फीस भर दिया है, और बाद में वो डिसाइड करता है कि मुझे दूसरा राउंड यानी डी यूनिवर्सिटी का भी करना है। वो फिर उन्होंने 2 कंडीशन दिया है कि अगर पहला कंडीशन ऐसी कि वो सेम राउंड में करता है, सेम राउंड में उसको करना है, और समझो सब्सिक्वेंट राउंड में करना होगा, यानी नेक्स्ट राउंड में उसने सोचा कि डीम का भी कर लेते हैं, तो फिर क्या कर सकता है। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि बाय अवेलिंग, अवेलिंग का मतलब होता है कि हेल्प, किसके हेल्प से आप कर सकते हो कि रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी जो साइट पे दिया जाएगा AACCC के साइट पे, तो इस साइट के ने रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फिर डीम यूनिवर्सिटी का भी काउंसलिंग आप उसमें भी जा सकते हो। फिर लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखा है उसमें कि दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट लॉक देयर चॉइसेस एज पर शेड्यूल, जिन्होंने अभी तक अपनी चॉइस कहने लॉक नहीं किया है वही स्टूडेंट्स इसमें जा सकते हैं, दोनों फिर काउंसलिंग कर सकते हैं। सेम पॉइंट उन्होंने सब्सिक्वेंट राउंड के लिए भी रखा है कि अगर समझो आपने गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन किया है और आपको फिर डी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो सेम आपको करना है कि बाय अवेलिंग, अवेलिंग का मतलब हेल्प, रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी, ये वो ऑप्शन देंगे कि रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करना, और वो डी यूनिवर्सिटी के लिए आप जा सकते हो, सब्सिक्वेंट राउंड में हो या फिर सेम राउंड में हो, और वही कंडीशन है कि दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट लॉक देयर चॉइसेस एज पर शेड्यूल, यानी जिन्होंने अभी तक अपनी जो भी समझो प्रेफरेंस भरे उसको अभी तक लॉक नहीं किया है,
वो कैंडिडेट्स इसमें यानी दोनों काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। पहले गवर्नमेंट में कर दी है, फिर बाद में समझो डीम यूनिवर्सिटी के लिए भी जा सकते हैं, उतना पेमेंट उनको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ऐसा। देन रिफंड रिलेटेड FAQ याद रखिए, रिफंड वाला ये पॉइंट आप याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत स्टूडेंट का ये हमेशा क्वेश्चन होता है कि रिफ़ंड कहाँ मिलेगा, कितने दिन के बाद मिलेगा। तो याद रखिए, रिफंड विल बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर AA CCC PG काउंसलिंग राउंड्स आर कम्प्लीटेड। सभी राउंड्स कंप्लीट होने के बाद। अभी ये सभी राउंड्स का मतलब क्या होता है, याद रखिए इस साल 3 राउंड है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी के 2 राउंड हैं, S1 S2 मैं बोलता हूँ, या फिर SV1 स्ट्रे वैकेंसी 1 2, ठीक है, R1 R2 R3, यानी राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, फिर उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड जो गवर्नमेंट वगैरह इनके लिए है, फिर डीम यूनिवर्सिटी के लिए भी स्टे वैकेंसी राउंड होगा। और उसके बाद फिर ये सब प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपको जो भी रिफंडेबल आपका अमाउंट है मिल जाएगा। तो ये भी याद रखें कि कितने राउंड्स होने वाले सेंट्रल काउंसलिंग में, तो 5 राउंड्स हो गए टोटल। उसमें 3 राउंड्स राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 है, और लास्ट 2 राउंड को उन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड बोला है। स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2 ऐसे हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सिक्योरिटी मनी है, समझो 55,000 आपने भर दिया, उसमें से 5,000 तो गया, फिर वो तो मिलेगा नहीं। 50,000 जो है ये अमाउंट आपको कब वापस मिलेगा, तो 20 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रिफंड लिस्ट बाय AA CCC। जो AA CCC का जो साइट है, हमें पता होता है, ये साइट पे एक लिस्ट आता है, हर साल आता है, आप पिछले साल का भी देख सकते हो। उसमें एक आर्काइव करके सेक्शन होता है, उसमें सब ये लिस्ट मिल जाता है। तो ये याद रखिए, इस लिस्ट में उन्होंने दिया रहता है कि कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको रिफंड मिलने वाला है, और ये लिस्ट जब पब्लिश होगा उसके बाद 20 वर्किंग डेज़ में उनके बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा हो जाता है। फिर रिफ़ंड प्रोसेस, याद रखिए कि रिफ़ंड प्रोसेस है वो तब तक आपको आपका बैंक अकाउंट एक्टिव रखना है। और फिर वही पॉइंट, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है कि रिफ़ंड कहाँ पे मिलेगा, तो समझ लीजिए आपने किसी यानी स्टूडेंट अलग अलग तरीके से पेमेंट करते हैं, कोई अकाउंट से करेगा, कोई कार्ड से करेगा। तो जिस कार्ड, समझो अगर इस कार्ड से आपने किया है, यहाँ पे दिया है, इस कार्ड से किया, तो इसी कार्ड पे पेमेंट वापस जाएगा, यानी उससे लिंक जो भी अकाउंट रहेगा उसी अकाउंट में पैसे फिर से वापस आ जाएंगे। तो याद रहे कि जितने भी आपको काउंसलिंग के लिए जो पेमेंट करना हो वो आपके अकाउंट से कीजिए। किसी दूसरे के अकाउंट से आप करोगे तो फिर बाद में अगर पैसा आना होगा तो समझो उसी अकाउंट में वापस आएगा, उसके लिए फिर आपको ट्रैक रखना पड़ेगा ऐसा। देन दूसरा वही पॉइंट है कि उन्होंने रखा कि इस अकाउंट से किया तो उसी अकाउंट में फिर से वापस आएगा। देन वो NCISM का पॉइंट मैंने शुरू में जो बोला था कि आपको फाइनेंशियल कस्टोडियन जो होता है वो NCISM क्यों है ये क्यों जानना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट है कि व्हाट हैपन्स इफ कैंडिडेट बाय मिस्टेक मेक्स मोर देन 1 पेमेंट फॉर द सेम रोल नंबर। यानी कभी कभी ऐसे होता है, याद रखिए कि क्या होता है कि समझो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे भर दिए, कभी कभी आपको मैसेज नहीं आएगा या फिर OTP नहीं रिसीव होगा, ऐसे कुछ छोटे छोटे टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं, और आपको लगता है कि पेमेंट हुआ नहीं है और समझो लास्ट डेट होगा, कुछ ऐसा होगा कि आपको लगा पेमेंट होना चाहिए, इसलिए आप सेकंड पेमेंट कर देते हो। फर्स्ट तो कर दिया है, उसका कंफर्मेशन हो नहीं रहा है, इसलिए आपने सेकंड भी कर दिया। तो आपको लगा कि 2 टाइम मेरे पेमेंट हो चुके हैं, समझो 50,000 एक बार आपने कर दिया, फिर से 50 या फिर 55 कर दिया, तो बहुत बड़ा अमाउंट आपका जा रहा है ना, डबल आपका पेमेंट जा रहा है। तो ये फिर पैसे आपको कहाँ से मिलेंगे, तो उन्हें लिखा है यहाँ पे कैंडिडेट कैन अप्रोच द फाइनेंशियल कस्टडियन का मतलब वही है NCISM को आप मेल भेजो कि वो भी कब भेजना है आपको, कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उस राउंड का होने के बाद 15 दिन के बाद आप उनको मेल भेजो, वो लोग देखेंगे कि रिफ़ंड करना यानी सीरियसली ऐसे इशू है क्या इस कैंडिडेट का, और फिर उसी अकाउंट में वो रिफ़ंड कर देंगे ऐसा। तो इतने सारे पॉइंट्स याद रखिए। फाइनेंशियल कस्टोडियन कौन है, अगर आपने डबल पेमेंट कर दिया तो कहाँ पे वो फिर वापस मांगना है, कितने पेमेंट इन्हें करने हैं, वो इन्हें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार 55,000, 22,000, 21,000, ये सभी पॉइंट। ये राउंड किसके लिए चलने वाला है, तो गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड डीम यूनिवर्सिटी। प्राइवेट का इस राउंड में नहीं होगा, याद रखिए, ये सब स्टेट काउंसलिंग से होगा। तो ये सारे पॉइंट्स है जो फीस रिलेटेड FAQ में आपको मिल जाएंगे। ये सब आपको ब्रोशर में भी 57 नंबर पेज में मिल जाएगा। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अगर इसमें भी कुछ डाउट रहेगा तो हम ग्रुप पे फिर से और चीज़ों को क्लियर कर देंगे ऐसा।